नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग कर रहे थे और इस सीरीज में हम लोगों ने साइंस को कंप्लीट देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री स्टार्ट किया था और हिस्ट्री में एंशिएंट को हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया था। अब हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री पे मूव कर रहे हैं और ये मेडिएवल हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट है और इसमें जो क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको शामिल किया गया है और एग्जाम के व्यू से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में उसको इसमें शामिल किया गया है। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप हर एक क्वेश्चन को आप देखिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ बताया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा मिडिएवल हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन त्रिपक्षीय संघर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी और चंद्रवंशी। तो हमीर महाकाव्य जो है इसमें जो चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हमीर महाकाव्य जो है बेसिकली यह जो है नयचंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। नयचंद्र सूरी द्वारा, जो कि जैन को मानने वाले थे, जैनिज्म थे, ये जैनिज्म को मानते थे और ये जो है लिखा गया है 15वीं शताब्दी में। ठीक है, और ये जो है संस्कृत भाषा में, संस्कृत का ये महाकाव्य है और हमीर महाकाव्य जो है बेसिकली पद्य रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और चौहान जो थे बेसिकली ये राजपूत थे और राजपूत वंश में बेसिकली 3 उदय हुआ था, जिसमें से एक चौहान वंश था, चौहान वंश, दूसरा था गढ़वाल और तीसरा था परमार। और चौहान वंश जो था बेसिकली इसकी जो राजधानी थी वो अजमेर थी और चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे। ठीक है, और इसके महान शासक हुए कौन? आप जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान इसके प्रतापी राजा हुए थे और गढ़वाल की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी और इसके जो संस्थापक थे चंद्रदेव थे। ठीक है, और परमार के थे, परमार जो था, परमार की जो राजधानी थी वो मालवा थी और इसके जो संस्थापक थे परमार के वो उपेंद्र राज थे, उपेंद्र राज। ठीक है, तो अभी इतना ध्यान रखिएगा राजपूत वंश में। नेक्स्ट पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए देखते हैं, प्रतिहार, चोल, परमार, सोलंकी, ये वंश दे रखे हैं और ये इसकी राजधानी दे रखी है। ठीक है, तो प्रतिहार की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिहार की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। चोल की जो राजधानी थी वो थी तंजौर। परमार की जो राजधानी थी वो थी धारा और सोलंकी की अहिलवाड़ा। तो इसकी मैच इसका देख लेते हैं। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, बी नंबर इसका मैच हो जाएगा। साथ साथ ये भी ध्यान देख लेते हैं इसमें कि प्रतिहार के जो संस्थापक थे क्या नाम था उनका? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो थे प्रतिहार के संस्थापक थे। चोल के जो संस्थापक थे वो विजयालय थे। परमार के संस्थापक उपेंद्र राज और सोलंकी के जो संस्थापक थे मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ठीक, मध्यकाल में धर्म तंत्र का प्रभाव अधिक था। इस काल में धार्मिक सहिष्णुता की कमी दिखाई देती है। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। मध्यकाल में धर्म तंत्र का बहुत ही अधिक प्रभाव था और धार्मिक सहिष्णुता की इसमें कमी दिखती है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कोट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। धर्मपाल गोपाल के उत्तराधिकारी थे। धर्मकाल को परम सौगात कहा जाता है। इन्हें उत्तर पथ का स्वामी कहा जाता है। तो देख लेते हैं। तो ये जो थे धर्मपाल जो थे गोपाल के उत्तराधिकारी थे, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। धर्मपाल को जो है परम सौगात कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। इन्हें उत्तर पथ का स्वामी भी कहा जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो
धर्मपाल से रिलेटेड जो है वो तीनों सही है। बेसिकली ये जो बात कर रहा है वो पाल वंश के बारे में बात कर रहा है। तो पाल वंश के जो संस्थापक होते हैं वो गोपाल होते हैं। गोपाल जो है पाल वंश की स्थापना करते हैं। और गोपाल जो है, ऐसा बोला जाता है कि ये मत्स्य प्रणाली को समाप्त करते हैं। तो मत्स्य प्रणाली को समाप्त करने का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है मत्स्य प्रणाली में क्या होता है कि बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाती है। तो वहाँ के जो राजा होते थे, बड़े राजा, वो छोटे को मतलब हरा के वो मतलब वैसे हो जाता था। तो एक बार स्टेब्लिशमेंट जो इनका था, स्टेबल शासक जो थे ये गोपाल ही हुए थे। ठीक है। और इनको जो है, इनके उत्तराधिकारी जो होते हैं वो धर्मपाल होते हैं। और आप जानते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण हुआ था कुमारगुप्त द्वारा, और इनकी सेकंड मंजिल को किसने बनाया था? तो हर्षवर्धन ने बनाया था। और थर्ड मंजिल को जो है वो धर्मपाल ने बनाया था। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि सेकंड जो है हर्षवर्धन ने बनाया था और थर्ड जो है धर्मपाल ने बनाया था। ठीक है। और साथ साथ ही धर्मपाल जो है बेसिकली सोमपुरा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों की स्थापना भी जो है धर्मपाल ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से संबंधित बेसिकली यह है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, इसमें जो है 3 वंश आप जानते हैं कि मतलब शामिल होती है, जिसमें पाल वंश हो गया, फिर गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच जो है बेसिकली लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में जो है 11वीं शताब्दी में गुजराती कवि एक जो थे, इनका नाम था सोट्ठल जो है धर्मपाल को उत्तरापथ की स्वामी कहते हैं, उत्तरापथ स्वामी को कह के संबोधित करते हैं। ठीक है। तो ये सब जो है धर्मपाल के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो इसके लिए सही है। ठीक है। पाल वंश के कौन सा शासक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे? तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कौन सा शासक थे? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल और विग्रहपाल। तो विग्रहपाल जो थे बेसिकली वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। ठीक है। एक चीज में ध्यान रखिएगा, एक देवपाल हुए थे, और देवपाल जो है उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किया था। और उदंतपुरी जो है वो वर्तमान बिहार शरीफ है। और यहाँ जो है एक मठ का निर्माण देवपाल ने ही करवाया था। और एक और देवपाल का काम बोला जाता है कि जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र जो कि शैलेंद्र वंशी शासक, इनके अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव जो है दान दिया था। इन्होंने 5 गांव दान दिया था। ठीक है। बौद्ध विहार बनवाने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है देवपाल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाल काल के निम्न शासकों को काल क्रमानुसार सजाइए। ठीक है। तो देखते हैं। तो इनमें से तो पहला धर्मपाल हो जाएगा, धर्मपाल के बाद देवपाल के बाद मतलब पहला, दूसरा देवपाल के बाद विग्रहपाल, फिर महिपाल। ठीक है। तो ये ऐसे ही सजा लेंगे। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पाल वंश के शासक महिपाल के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। इनके समकालीन बौद्ध संत अतीश थे। महिपाल को चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल ने पराजित किया था। इन्होंने राजदूत के रूप में अतीश को श्रीलंका भेजा था। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो इनके समकालीन जो है बौद्ध संत अतीश थे, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और महिपाल को जो है चोल वंश का शासक राजेंद्र चोल ने पराजित किया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन राजदूत के रूप में अतीश को श्रीलंका नहीं भेजा गया था, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। 1 और 2 जो है स्टेटमेंट जो वो बेसिकली सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से असत युगों की पहचान कीजिए। पाल वंश, महिपाल, गुर्जर प्रतिहार, मिहिर भोज, परमार, राजा भोज, राष्ट्रकूट,
धीर ध्वज राजा। तो पाल वंश में महिपाल हुए थे, ये स्टेटमेंट सही है, मिलान सही है। गुर्जर प्रतिहार में मिहिर भोज हुए थे, ये भी सही है। परमार में राजा भोज हुए थे, ये भी सही है। राजपूत में जो है धीर ध्वज राजा नहीं हुए थे, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, अब हम लोग पाल को तो हम लोगों ने डिटेल में देख लिया, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार में आप जानते, मैंने बताया कि इसके जो संस्थापक हुए थे नागभट्ट प्रथम हुए थे, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, और नागभट्ट, इसके बाद जो होता है और आगे जो शासक होते हैं नागभट्ट द्वितीय होते हैं, जो कि राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने इसको हराया था। गोविंद तृतीय जो थे वो राष्ट्रकूट का प्रतापी राजा हुआ था। ठीक है, और प्रतिहार वंश का जो सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा जो था मिहिर भोज ही था। मिहिर भोज जो था सबसे प्रतापी राजा हुआ गुर्जर प्रतिहार का। ठीक है, अब मिहिर भोज ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो कन्नौज बनाई थी, और मिहिर भोज जो था बेसिकली वो विष्णु भक्त था, और विष्णु के सम्मान में ही एक उपाधि धारण की थी जिसे आदि वराह कहते हैं। आदि वराह, ये भी पूछा जाता है कि आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी, तो मिहिर भोज ने जो है आदि वराह की उपाधि धारण की थी। और एक इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मिहिर भोज के राजशेखर जो एक कवि थे, बहुत फेमस कवि थे राजशेखर। राजशेखर जो है प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। महेंद्रपाल के दरबार में जो है राजशेखर नामक जो है कवि रहते थे। ठीक है, और राजशेखर ने कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो राजशेखर द्वारा जो है एक है कर्पूर मंजरी, फिर है काव्य मीमांसा, फिर है बाल रामायण, हर विलास, भुवन कोश और बल भारत। ये सब जो है राजशेखर द्वारा ये लिखा गया है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महेंद्रपाल किस वंश के प्रतापी शासक हुए थे? तो महेंद्र वर्मन जो है बेसिकली वो प्रतिहार वंश के जो है सबसे प्रतापी राजा हुए थे, और महेंद्रपाल के शासन, वो महेंद्रपाल के ही दरबार में राजशेखर रहते थे। मैंने वही ऊपर बताया, महेंद्रपाल जो थे राजशेखर के दरबार में रहते थे। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक राजशेखर की निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? तो अभी मैंने ऊपर बताया काव्य मीमांसा तो था, हरिविलास भी है, बाल भ्रमण नहीं है, बाल रामायण भी है। ठीक है, तो बाल भ्रमण जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी, हम लोग देख चुके हैं। उसने मध्यस्थ प्रणाली को समाप्त किया था, ये भी सही है। गोपाल ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये भी जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है? कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय, धर्मपाल विक्रमशिला, गोपाल सोमपुरा, देवपाल उदंतपुरी। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, सही है। धर्मपाल ने विक्रमशिला की, जिसमें बौद्ध धर्म की ब्रजियान शाखा से संबंधित है, और यहाँ ब्रजियान शाखा मतलब हो गया तंत्र मंत्र विद्या। ठीक, अब गोपाल सोमपुरा का जो स्थापना किया था सोमपुरा विश्वविद्यालय का, वो धर्मपाल ने किया था। ठीक है, तो सी नंबर स्टेटमेंट गलत है, और देवपाल जो है उदयपुर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रामपाल चरित्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो रामपाल चरित्र ग्रंथ जो है बेसिकली संध्याकर नंदी ने लिखा था। संध्याकर नंदी, ये फैक्चुअल है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वीराज दासों के अनुसार गुर्जर प्रतिहार भी राजपूतों की एक शाखा थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक हरीश चंद थे। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है? तो गुर्जर प्रतिहार के जो वास्तविक संस्थापक हुए थे नागभट्ट प्रथम, मैंने बताया था नागभट्ट प्रथम थे, ये स्टेटमेंट गलत है। और पृथ्वीराज दासों के अनुसार गुर्जर प्रतिहार भी राजपूतों की शाखा थी। मैंने बताया था कि राजपूत वंश में 3 हुए थे, मैंने अभी बताया था, है ना, जिसमें गुर्जर प्रतिहार था,
फिर चौहान और एक परमार। ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दिए। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतेद्रुप थे। इनकी राजधानी मान्यखेत थी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये जो है तीनों स्टेटमेंट जो है बेसिकली सही है, 1 2 3 सही, तीनों ही सही है। और ये कैलाश मंदिर जो है ना, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा, ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा एकाश मंदिर है। एकाश मतलब क्या समझे कि एक ही पत्थर से तोड़कर ये इस मंदिर को बनाया गया है। तो तीनों ही स्टेटमेंट बेसिकली इसमें सही है। ठीक है, अब राष्ट्रकूट की आइए चर्चा हुई, तो राष्ट्रकूट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने संस्थापक देख लिया कि दंतेद्रुप थे और इनकी राजधानी थी मानिकखेत थी। ठीक है, और राष्ट्रकूट के जो प्रमुख शासक जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें प्रमुख शासक के रूप में कृष्ण प्रथम जो कि ये जो कृष्ण प्रथम जो है एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, कृष्ण प्रथम ये प्रतापी राजा हुए। फिर ध्रुव हुए, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय, ये सब जो है यहाँ पे प्रमुख राजा हुए थे। और ध्रुव जो था राष्ट्रकूट का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो ध्रुव था जो कि राष्ट्रकूट का पहला राजा था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसने जो है ध्रुव ने जो था वो प्रतिहार का मतलब गुर्जर प्रतिहार का जो राजा था वत्सराज, इसको हराया था। और इसमें पाल वंश के धर्मपाल को हराया था। तो इन दोनों को जो है ध्रुव ने हराया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्रुव को जो है धारावर्ष कहा जाता है, धारावर्ष। ठीक, और अमोघ वर्ष जो था, अब अमोघ वर्ष के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अमोघ वर्ष जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था और इसे जो है कन्नड़ में कविराज मार्ग, इसने जो है कन्नड़ में कविराज मार्ग की ग्रंथ की मतलब इसने रचना की थी। ठीक है, अमोघ वर्ष ने, जो कि जैन धर्म का अनुयायी था और कविराज मार्ग की रचना की थी। और अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में लेकर जल समाधि लेकर अपना जीवन त्याग दिया था। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रकूट का कौन सा जो राजा था वो तुंगभद्रा नदी पर अपना मतलब समाधि जल समाधि लेकर जीवन त्यागा था। तो वो जो था कौन था, अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष जो है, अमोघ वर्ष के बारे में इतना सारा चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं अमोघ वर्ष के बाद जो इम्पोर्टेंट हुए हैं वो इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो था इसी के शासन काल में जो है अलमसूदी आया था भारत। अलमसूदी का आपने नाम सुना होगा। अलमसूदी जो आता है इंद्र तृतीय के काल में ही आता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है अलमसूदी किसके टाइम में आया था, तो इंद्र तृतीय के टाइम में आया था। ठीक है, और राष्ट्रकूट का जो अंतिम महान शासक होता है वो कृष्ण तृतीय होता है, कृष्ण तृतीय। और इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा जो कवि पुण्य थे, पुण्य रहते थे, जिसने शांति पुराण की रचना की थी, शांति पुराण की। तो ये आप याद रखिएगा, कृष्ण तृतीय के दरबार में पुण्य रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। और एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है, इनके गुहा मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो राष्ट्रकूट के बारे में हम लोगों ने पूरा देख लिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब वही संस्थापक और वो दे रखे हैं। संस्थापक मतलब राज्य और वंश और संस्थापक। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल 1 का 4। प्रतिहार का हो गया। वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वैसे तो वास्तविक जो थे नागभट्ट प्रथम थे, लेकिन अगर ऐसे देखें तो हरिश्चंद्र को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो थे नागभट्ट प्रथम थे। चौहान वंश का हो गया कौन, चंद्रदेव, सॉरी चौहान वंश का वासुदेव और गढ़वाल का चंद्रदेव। तो मिला लेंगे, सी नंबर इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने राष्ट्रकूट के बारे में देख लिया। अब हमारा एक रह गया चौहान वंश को हम लोग देख लेंगे और गढ़वाल को भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसी में हम लोग चलिए चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। चौहान वंश के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चौहान वंश का जो संस्थापक होता है वो वासुदेव होता है
और इसने जो है अपनी प्रारंभिक राजधानी जो बनाई थी, अहिच्छत्र बनाई थी, अहिच्छत्र। तो ये भी पूछा जा सकता है, अहिच्छत्र ध्यान रखिएगा। और बाद में जो है चौहान वंश की जो बाद में जो राजधानी बनती है वो अजमेर बनती है, अजमेर बनती है, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, अजय राज द्वितीय द्वारा, अजय अजय राज द्वितीय द्वारा जो है अजमेर राजधानी बनाई जाती है चौहान वंश की। ठीक है। और इसमें एक राजा होते हैं विग्रहराज, विग्रहराज जो है, विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ, जिसने हरिकेली नामक, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना होती है, संस्कृत नाटक, जिस जो किसके द्वारा लिखा जाता है, यह जो है विशल देव द्वारा लिखा जाता है, जो कि विग्रहराज द्वितीय के दरबार में रहते हैं। ठीक है। और ढाई ढाई दिन का जो झोपड़ा है नामक मस्जिद जो है, शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा जो है बनाया गया था, जो कि एक विद्यालय के रूप में था। तो ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा था, 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो पहले क्या था, तो पहले जो था एक विद्यालय था, और उस विद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था, तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। और इसमें चौहान वंश का जो अंतिम जो शासक होते हैं वो पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, ये थे। और इसके समय में पृथ्वीराज रासु लिखा गया था, जो कि चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया था, पृथ्वीराज रासु, जो कि एक महान काव्य है। और आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था, और तराइन के प्रथम युद्ध में, जो कि 1191 में हुआ था, इसने जो है गौरी को हरा दिया था। लेकिन जो तृतीय युद्ध होता है, और तृतीय जब युद्ध होता है तराइन का 1192 में, तो इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ठीक है। तो ये सब जो था चौहान वंश के बारे में डिटेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। उन्हें विविध विद्या विचार वाचस्पति भी कहा जाता था। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है। गोविंद चंद्र से गढ़वाल वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे, और उन्हें विविध विद्या विचार वाचस्पति भी कहा जाता है। तो ये आप फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। अब गढ़वाल वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चंद्रदेव हो गए इसके शासक, जो मतलब संस्थापक जो थे वो चंद्रदेव थे, और इसकी जो राजधानी थी वाराणसी थी। और सबसे प्रतापी राजा हुए गोविंद चंद्र हुए थे। और इसके मंत्री जो थे लक्ष्मीधर, आप नाम सुने होंगे, लक्ष्मीधर, ये शास्त्रों का प्रकांड पंडित थे, ये शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे ये। ठीक है। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था लक्ष्मीधर ने, कृत्य कल्पतरु, ये इंपॉर्टेंट है। कृत्य कल्पतरु जो है लक्ष्मीधर द्वारा लिखा गया था, जो कि गोविंद चंद्र के दरबार में रहते थे, ये मंत्री थे। ठीक है। और इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ था, गढ़वाल वंश का जो अंतिम शासक हुआ था, वो जयचंद था। और जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। चंदावर के युद्ध में गोरी ने इसे मारा था। और जयचंद जो है, आप जानते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान को इसने धोखा दिया था, जयचंद ने। और पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण किया था। आप जानते होंगे कि संयुक्ता इसकी जो बेटी थी, जयचंद की बेटी, इसकी बेटी संयुक्ता थी, उसको मतलब अपहरण करके शादी कर लिया था। ठीक है। तो ये था गढ़वाल वंश के बारे में डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रीहर्ष नामक कवि किसके दरबार में रहता था, तो श्रीहर्ष नामक जो कवि था वो जयचंद के दरबार में रहता था। ये आप ध्यान रखिएगा, श्रीहर्ष नामक जो कवि है जयचंद के दरबार में रहता था। नैषध चरित खंड खाद पुस्तकें किसने लिखी थी, तो ये जो है श्रीहर्ष ने लिखा था, जो कि जयचंद के दरबार में था। ठीक है। विशल देव चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने हरिकेल नामक ग्रंथ लिखा था। तो हम लोग इसको पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विशल देव चौहान जो है, हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर लिया था। कहाँ गया, ये रहा। विशल देव जो था, विशल देव जो है हरिकेल नामक ग्रंथ लिखा था संस्कृत में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जयचंद को मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में पराजित किया था। जयचंद को सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन ने पराजित किया था। तो ये जो है जयचंद को मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में नहीं हराया था, बल्कि चंदावर के युद्ध में हराया था ना। हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया था। तो स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला गलत और दूसरा सही। ठीक। सेन वंश की चर्चा हुई तो सेन वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेन वंश के जो संस्थापक थे वो सामंत सेन थे, सामंत सेन। और इनकी जो राजधानी थी वो नदिया, जिसे लखनौती भी बोलते हैं। ठीक है। और इनके प्रतापी जो राजा हुए थे लक्ष्मण सेन हुए थे। ठीक है। और लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में जो गीत गोविंद, ये आप ध्यान रखिएगा, गीत गोविंद जिसके लेखक जयदेव थे, ये इन्हीं के दरबार में रहते थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेन राजवंश एक प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख जो है हिंदी में उत्तीर्ण करवाया था। अपना अभिलेख जो है हिंदी में उत्तीर्ण करवाया था। सेन वंश ही पहला ऐसा राजवंश हुआ था। और लक्ष्मण सेन जो थे ये बंगाल का अंतिम हिंदू शासक थे। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक। तो इसको भी आप याद रखिएगा सेन वंश के बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, लक्ष्मीधर, श्रीहर्ष। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है, ये स्टेटमेंट सही है। मिलान सही है। पृथ्वीराज विजय जो है जयानक द्वारा लिखा गया, भी सही है। लक्ष्मीधर द्वारा जो है कृतकल तरु, ये भी हम लोग देख लिए थे। और श्रीहर्ष खंड 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 खाडी लिखा गया। तो चारों स्टेटमेंट जो है वो सही हम लोगों ने देख लिया था पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असत्य कथन पे चुनना है। अजय राज ने अजमेर नगर बसाया था, हम देख लिए थे, सही है। आनंदपाल तोमर ने दिल्ली को बसाया था, ये भी सही है। मांडू को होशंगाबाद ने बसाया था, होशंगा शाह ने बसाया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब किलो खोरी को गयासुद्दीन ने बसाया था, तो इसको गयासुद्दीन ने नहीं बताया था बल्कि जलालुद्दीन खिलजी ने बसाया था, जलालुद्दीन खिलजी। तो डी नंबर स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब जो है वो सही है। गुजरात का प्रसिद्ध आशापुरी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गुजरात का प्रसिद्ध आशापुरी का जो मंदिर है वो बनाया गया था विग्रह राज द्वारा। फैक्ट है, आप इसको ऐसे इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किस राजपूत शासक को राज पिथौरा के नाम से जाना जाता है? तो हाँ, ये आप मैं बताना भूल गया कि राज पिथौरा नाम से जाना जाता है पृथ्वीराज तृतीय को, यानी पृथ्वीराज चौहान को जो है राज पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो थे चौहान वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने हराया था। गौरी नहीं था, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। तराइन में हार के पश्चात गोविंद चौहान सिंहासन पर बैठे थे। तो ये स्टेटमेंट सही है कि तराइन में हार के बाद जो है गोविंद चौहान जो है चौहान वंश की गद्दी संभालते हैं। तो दो सही एक गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं। किस राजपूत शासक की मृत्यु के पश्चात यह कहावत प्रसिद्ध हो गया था कि अधधरा निराधरा निरालंबा सरस्वती? तो ये जो फेमस लाइन है ये कहा गया था राजा भोज, राजा भोज के बारे में बोला गया था। ठीक है। और राजा भोज थे कहाँ के, कौन से वंश के संस्थापक, मतलब कौन से वंश के राजा थे? तो ये परमार वंश के राजा थे। अब परमार वंश के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि परमार वंश के जो संस्थापक थे उपेंद्र राज थे। ठीक है। और इनकी राजधानी जो थी धारानगरी, धारानगरी इनकी राजधानी थी। ठीक है। और इनके सबसे प्रतापी जो राजा हुए राजा भोज हुए थे। और राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील की स्थापना की थी। तो भोजपुर झील की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने की थी। और इनके टाइम में मतलब परमार वंश से संबंधित दो लेखक है जिसके बारे में हम लोग पहले चर्चा भी किए थे, श्रीहर्ष और एक थे मोरतुंग। और श्रीहर्ष ने जो रचना की थी नैषधीय चरित, और मोरतुंग ने प्रबंध चिंतामणि इसकी रचना की थी। ठीक है। अब कविराज की उपाधि से विभूषित जो राजा भोज जो थे इनको
कविराज की उपाधि दी गई थी। और राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। सरस्वती मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। और परमार वंश के बाद जो है तोमर वंश का, उसके बाद चौहान वंश का जो मतलब अ, हरा मतलब इन लोग, तोमर वंश हार जाती है, चौहान वंश हार जाती है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो है उलुग खान ने इन सब पे अधिकार करके वो जीत लेता है। तो ये इसमें फैक्ट था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अधधरा, निराधरा, निरालंबा, सरस्वती जो है राजा भोज के बारे में इनकी मृत्यु के पश्चात ये कहा गया था। और बाकी ये सब डिटेल देख लीजिएगा। श्रीहर्ष जो है नैषधीय चरित और मूर्तुंग जो है प्रबंध चिंतामणि लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शासक को दिए रखा है और उसके मतलब वंश दे रखा है और उसके संस्थापक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो परमार वंश जो है, परमार वंश ध्यान रखिएगा, हम लोग पहले देख लेंगे कि उपेंद्र राज थे परमार वंश। चंदेल के जो शासक थे वो नन्नुक थे। चौहान के हो गया वसुदेव और गढ़वाल का चंद्रदेव। तो आप मिला लेंगे, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंदेल वंश के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग बाकी सबको तो देख लिया है, एक चंदेल वंश के बारे में रह गया तो उसको भी देख लेते हैं। इसका हम लोग देख लिया कि चंदेल वंश के जो संस्थापक थे नन्नुक थे। और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? खजुराहो। खजुराहो जो थी इसकी राजधानी थी। और चंदेल वंश का जो पहला मतलब प्रतापी जो राजा हुआ था वो यशोवर्मन था। यशोवर्मन जो था ये सबसे प्रतापी राजा हुआ था। और इसमें अल्लाउदल जो थे, अल्लाउदल का नाम सुना होगा, 2 सेना नायक थे ये। और तो ये जो थे चंदेल वंश के ही टाइम में ये थे। और इनका जो मतलब इस सब उसमें जो राजा था परम द्रवी देव, इसके दरबार में अल्लाउदल रहते थे। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा और नहीं है, तो इतना को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के जो संस्थापक है वो सिंह विष्णु है, पल्लव वंश के संस्थापक। पल्लव को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो पल्लव वंश का जो संस्थापक थे सिंह विष्णु हो गए। और इनकी जो राजधानी थी कहाँ थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम राजधानी थी। और ये जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और इनके समय में एक, आप जानते हैं कि भारवी नामक लेखक जो थे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये इनकी एक रचना है किराता जुर्नियम। किराता जुर्नियम जो है भारवी द्वारा लिखा गया था और इस सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ठीक है, और इनके अलावा जो है कुछ और शासक हुए थे, इम्पोर्टेंट शासक, उनको देख लेते हैं थोड़ा। कि महेंद्र वर्मन प्रथम थे, नरसिंह वर्मन प्रथम थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय थे और नंदी वर्धन थे। तो इसमें कुछ पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। एक था मतलब मतविलास प्रहसन, मतविलास प्रहसन। तो इसकी जो रचना की, ये पूछा जाता है कई बार, तो ये महेंद्र वर्मन जो थे इसके रचनाकार थे। ठीक है, और एक और महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है, उसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसकी रचना की थी, वो किसका निर्माण किया था? तो महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण किया था, महाबलीपुरम। ठीक है, और इसके अलावा नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में कि इसने जो है कुछ उपाधियां ली थी, जिसमें से राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त, इन तीनों को इसने उपाधि लिया था। और नरसिंह द्वितीय जो था कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कांची में कैलाशनाथ मंदिर का इसने निर्माण करवाया था। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट हम लोग देख लेते हैं कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइम में जो था एक कवि थे दंडी, जिन्होंने 10
कुमार चरित, 10 कुमार चरित की रचना की थी दंडी, जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही दरबार में थे। ठीक है, तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न का विचार कीजिए और पूर्ण के साथ सही उत्तर दिए। चंदेल शासक परमिट देव ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। विद्याधर चंदेल के महानतम शासक था। विद्याधर ने राजा भोज को पराजित किया था। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो चंदेल शासक जो थे, पृथ्वीराज चौहान को पराजित नहीं किया था, बल्कि पृथ्वीराज चौहान ने इसको पराजित किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। विद्याधर चंदेल वंश का महानतम शासक थे, सही है। विद्याधर ने राजा भोज को पराजित किया था, ये भी सही है। और 1178 में बेसिकली ये पृथ्वीराज चौहान ने इसको हराया था। तो एक गलत है, 2-3 सही है। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग भारत में मुस्लिम आक्रमण पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत पर अरबों के आक्रमण की सूचना किस पुस्तक से मिलती है? कि अरब जो आक्रमण किए थे वो किस पुस्तक से मिलता है? ताज उल मासिर, किताब फतू अल बुल्दान, या बुल्दान बलादान है ये, और तबकाते नासिरी, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मिलता है किताब फतू अल बलादान से मिलता है। और एक और पुस्तक है चचनामा, जिसके रचयिता है अली अहमद। तो इन दो पुस्तक से बेसिकली मिलता है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। बेसिकली क्या है कि 3 आक्रमण हुए थे। ठीक है, पहला तो है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा जो हुआ था महमूद गजनबी, और तीसरा हुआ था मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम जो था ये अरब आक्रमण के समय जो था ये सिंध पर दाहिर का शासन था। दाहिर का इस पर सिंध का शासन था। और मोहम्मद बिन कासिम जो था पहला था जिसने गैर मुस्लिम पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर लगाने वाला जो पहला था वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं था। और ये जो था बेसिकली इसके आक्रमण का जो उद्देश्य था वो धन दौलत लूटना था, धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो ये इसके मुख्य 2 उद्देश्य थे। और इसने जो है उमैया पद्धति या प्रणाली को अपनाया था। और इसके समय में ऊँट पालना और खजूर की खेती, ये दोनों इसमें इसके टाइम में महत्वपूर्ण था। सेकंड जो था महमूद गजनबी, ये लगभग 1000 से 1027 तक इसने आक्रमण किया था। ठीक है, और महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, और ये तुर्क आक्रमणकारी था। और ये जो था यामनी वंश का शासक था। और ये भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, निम्न पर विचार कीजिए, कोर्ट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी आक्रमणकारी था, बिल्कुल सही है। उनके भारत पर आक्रमण का उद्देश्य लूट था, ये स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है इसके लिए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खंड खाड्य नामक पुस्तक का अनुवाद अरबी भाषा में किसने किया था? तो खंड खाड्य नामक पुस्तक का जो अरबी में अनुवाद किया था वो था अल जाफरी, अल जाफरी जो है खंड खाड्य पुस्तक का अरबी भाषा में इसने अनुवाद किया था। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कासिम ने सिंध में पहली बार जजिया कर लगाया। जजिया एक धार्मिक कर था। जजिया केवल गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। 1720 में अहमद सानी से समाप्त किया था। तो
पहली बार लगाया था जजिया, हमने बता चुके हैं। धार्मिक कर था, बिल्कुल गैर मुस्लिम पे लगाया जाता था जजिया, ये हो गया, ठीक है। 1720 में अहमद शाह ने इसे समाप्त किया। अहमद शाह नहीं किया था, बल्कि मोहम्मद शाह किया था। मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बोलते हैं, इसने इसने समाप्त किया था। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। महमूद गजनवी के आक्रमण का सही क्रम बताइए। तो महमूद गजनवी जो है वो आक्रमण किया था, उसका क्रम पूछ रहा है, ठीक है। तो सोमनाथ पर 1025 में आक्रमण किया था, 1025-26 में। कन्नौज पर 1018 में। थानेश्वर पर 1006 में। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 1000 में। तो पहला जो आक्रमण किया था 1001 में किया था, ठीक है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण पहला बार किया था। और इस पे जो है पेशावर पेशावर के कुछ भाग को इसने अधिकार कर लिया था, ठीक है। पेशावर के कुछ भाग को अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, तो इसमें आप मिला सकते हैं। मैच नंबर जो है 2 नंबर सही हो जाएगा, 4-3-2-1। सोमनाथ का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सोमनाथ का जो मंदिर था वो शिव का शिव को समर्पित मंदिर था। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये महमूद गजनी का जो चर्चा चल रहा है उसमें हम लोग बढ़ाते हैं आगे। तो प्रथम जब तुर्क आक्रमण के समय जो है, प्रथम बार जब आक्रमण किया था, तो पंजाब में जो था जयपाल शासन कर रहा था। जयपाल शासन कर रहा था, तब जो है इसने आक्रमण हुआ था। फिर मोहम्मद गजनी जो है 27 वर्ष की अवस्था में जो है यह गद्दी पर बैठता है, और यह जो 17 बार आक्रमण करता है, और इसका उद्देश्य भी जो था आक्रमण करने का उद्देश्य था धन की प्राप्ति। धन की प्राप्ति था। और 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था, जिसमें जो है जयपाल हार जाता है, जयपाल की पराजय हुई थी। फिर महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्रस्वामी, ये जो कहा था थानेश्वर की चक्रस्वामी की काष्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था, ठीक है। और इसने एक काम और किया था कि ये जो था सोमनाथ का जो मंदिर था, इसको तोड़कर जो पत्थर थे उसको ले गया था, और वहाँ पे जो है मस्जिद में उस पर सीढ़ियाँ बनवाया था, ठीक है। और जब महमूद गजनवी जो 1025 में जब आक्रमण करता है सोमनाथ मंदिर पर, तो लगभग 20 लाख दिनार लूट कर जाता है। 20 लाख दिनार यह लूट कर जाता है। और सोमनाथ मंदिर से जब लूट कर लेकर जा रहा था, तो इस क्रम में जो है महमूद गजनवी पर जो है जाटों ने आक्रमण किया था, और उससे भी कुछ घोड़े और उसके कुछ संपत्ति को उसने लूटा था। और मोहम्मद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण होता है 1027 में होता है। मोहम्मद गजनवी का सबसे अंतिम आक्रमण 1027 में होता है, और वो जो होता है जाटों के विरुद्ध होता है। फिर महमूद गजनी का 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में, महमूद गजनी के बारे में एक चीज बोला जाता है कि सुल्तान की उपाधि करने वाला महमूद गजनवी पहला शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। और महमूद गजनी के समय में कुछ लोग रहते थे दरबारी, कभी जिनको देख लेते हैं। अलबरूनी हो गया, फिरदौसी हो गया, फिरदौसी जिसने शाहनामा की रचना की थी। कुतुबी हो गया, फरूखी हो गया। ये सब जो थे ये महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलबरूनी ने भारतीय प्रकृति जलवायु का वर्णन किया था। अलबरूनी ने तहरीक-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि अलबरूनी ने भारतीय प्रकृति जलवायु के बारे में वर्णन किया था, और तहरीक-ए-हिंद नामक पुस्तक भी लिखा था। दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली आगरा का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद गौरी ने दिल्ली आगरा गवर्नर जो है किसे नियुक्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने दिल्ली आगरा का गवर्नर नियुक्त किया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी की क्वेश्चन आया, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी जो था 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना था। और इसने भारत पर पहला आक्रमण जो किया है 1175 ईस्वी में किया है, जो कि मुल्तान के विरुद्ध किया। मुल्तान के विरुद्ध इसने पहला आक्रमण किया था।
और इसका जो दूसरा आक्रमण होता है 1178 ईस्वी में होता है, जो कि किसके विरुद्ध होता है, तो यह जो होता है पाटन पे होता है। और इस समय जो वहाँ का शासक था भीम, भीम द्वितीय जो था वहाँ का शासक था, और वो ये जो है गौरी को बुरी तरह पराजित कर देता है। भीम द्वितीय, गौरी इसमें है बुरी तरह पराजित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, मोहम्मद गौरी का हम लोग जब चर्चा हुई तो इसके बारे में देख लेते हैं, इसने कौन कौन से युद्ध किया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध हो गया, तराइन फर्स्ट, तराइन सेकेंड और चंदावर। तो ये 3 युद्ध लड़े थे। तराइन फर्स्ट 1191 में, तराइन द्वितीय 1192 में, और चंदावर 1194 में। और पहला जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, और दूसरा भी गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, और चौथा जो हुआ था जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, पहला में जो है पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं, दूसरे में जो है गौरी विजयी होता है, और तीसरे में जो है चंदावर में जो है वो भी गौरी विजयी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोहम्मद गौरी के भारतीय युद्ध का क्रम बताइए। तो देख लेते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 हुआ, हम लोगों ने देखा। जाटो का युद्ध हुआ था 1206 में, जब ये रिटर्न हो रहा था 1206 में जाटो का युद्ध हुआ था। और तराइन का युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था पहला। मुल्तान हुआ था 1173 में। ठीक, तो अब डाल लेते हैं 4-3-2-1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। गौरी व्यापार का अधिकार, गजनबी, इस्लाम का प्रसार, कासिम साम्राज्य का विस्तार। तो इसमें कौन सा जो है सही है। तो गौरी जो है व्यापार के लिए नहीं आया था, ये तो लूट खसुट के लिए आया था, स्टेटमेंट गलत है। गजनबी इस्लाम के प्रचार के लिए आया था, बिल्कुल सही है। कासिम साम्राज्य के विस्तार के लिए नहीं आया था, ये भी लूटने के लिए आया था। तो सिर्फ 2 नंबर स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली सही है। अरबों को भारत ने किस क्षेत्र में योगदान नहीं दिया था। तो अरब भारत को किस क्षेत्र में योगदान नहीं दिया था, तो स्थापत्य के क्षेत्र में जो है कोई योगदान इसने नहीं दिया था अरबों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महमूद गजनवी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इतिहासकार हेनरी इलियट के अनुसार उसने 17 बार आक्रमण किया, बिल्कुल सही है। इतिहासकार उत्वी ने गजनवी के आक्रमणों को लूट के लिए बताया था। तो लूट के लिए नहीं बताया था, बल्कि जिहाद के लिए बताया था। ये उत्वी जो है जिहाद के लिए बताया था। तो एक स्टेटमेंट सही है, 2 गलत है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महमूद गजनवी ने भारत के किस स्थान पर अपना अस्थायी शासन स्थापित किया ताकि भारत के अभियानों को सफल बनाया जा सके। तो महमूद गजनवी जो है पंजाब में जो है वो अस्थायी शासन स्थापित किया था, मतलब यहाँ पे जो है अपना मुख्यालय बेसिकली बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों को कूट के साथ द्वारा सही बताइए। इनके आक्रमण के समय कश्मीर की शासक रानी गिरदा थी, कन्नौज का शासक राज्यपाल था, पाल वंश का शासक देवपाल था। तो इस समय जो था पाल वंश का शासक जो था वो महिपाल था। ठीक है, महिपाल था। तो 3 नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गजनवी के आक्रमणों को कालक्रम में सजाइए। तो उत्तर पश्चिम में हो गया पहली बार, मतलब 1001 ईस्वी में किया था, फिर नगरकोट, मुल्तान, कन्नौज। तो पहला उत्तर पश्चिम में किया था, फिर मुल्तान पर किया था, फिर किया था नागरकोट में, फिर कन्नौज पे। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई थी। तो लक्ष्मी की जो आकृति अंकित करवाई थी मोहम्मद गौरी ने यह करवाई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गौर से संबंधित था, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इनका प्रथम आक्रमण मुल्तान पर हुआ था, यह भी सही है। 12वीं सदी के अंत में इन्होंने गजनी वंश का अंत कर दिया था, बिल्कुल सही है। गौरी ने 13 राजपूत शासकों को पराजित किया था, ये स्टेटमेंट जो गलत है। 13 राजपूत शासकों को नहीं पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था, तो बिल्कुल स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। कासिम और दाहिर के मध्य रावर का युद्ध हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कासिम और दाहिर के बीच जो है रावर का युद्ध हुआ था, ये भी स्टेटमेंट सही है। रावर के युद्ध में दाहिर और उनकी पत्नी की मृत्यु एक साथ हुई थी, तो ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो गलत है। 3 नंबर स्टेटमेंट गलत है, और पहला दूसरा जो है वो सही है। पंचतंत्र का आर्य भाषा अनुवाद किस शीर्षक से किया था। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे, तो विष्णु शर्मा थे। ये गुप्त वंश में यह लिखा गया, गुप्त शासक के टाइम में लिखा गया था। और अरबी में अनुवाद किस शीर्षक से किया गया था, तो कलिलाव वादिमिना,
सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, चार खिलाफत परंपरा को कालम क्रमानुसार सजाइए। तो पहला जो था इसमें राशिदुन था, फिर उमैया था, उमैया पद्धति, फिर अब्बासी, फिर फातिमी। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हम कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। मोहम्मद साहब का प्रथम उपदेश मक्का में हुआ था, ठीक है। इसमें असत्य उत्तर को पूछा है बेसिकली, असत्य को बताना है। तो मक्का में हुआ था, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अली को घोषित किया था, ये भी सही है। इन्होंने अधिदेववाद यानी हेनोथिज्म की शिक्षा दी थी, ये गलत है। यहाँ पे मोनोथिज्म की शिक्षा दी थी। मोनोथिज्म मतलब एक ईश्वर, एक ईश्वर का इसने कॉन्सेप्ट दिया था मोहम्मद साहब ने। तो ये स्टेटमेंट मोनोथिज्म अधिदेववाद की शिक्षा नहीं दिया था, ये स्टेटमेंट गलत है। और उनकी मृत्यु के पश्चात खिलाफत परंपरा प्रारंभ हुई थी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरह बने रहें।